नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज हम 26 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, तो पूरा का पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर हम लास्ट में बताएंगे वीडियो के। आप पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और हम आपसे शुरू में ही एक प्रश्न पूछेंगे हमेशा की तरह। तो चलिए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए आज का प्रश्न आपके सामने रखते हैं। प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो मौद्रिक नीति बनती है उसकी उस समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? क्या वित्त मंत्री करते हैं? क्या वित्त सचिव करते हैं? क्या आरबीआई गवर्नर करते हैं? क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी संघ के जो है प्रमुख करते हैं? आपको इन चारों के चारों जो ऑप्शन हैं उनके बारे में भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए, अब करंट अफेयर शो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न आपके सामने आ गया है। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, हाल ही में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 2008 से मनाया जा रहा है। और 24 जनवरी को जो है ये बालिका दिवस का ये 14वां संस्करण था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया गया। तो 24 जनवरी को दो दिवस मनाए गए, एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस और एक तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया। और अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस है और अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर आपसे पूछ दिया जाता है, अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ दिया जाता है तो वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात की जाती है तो वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और जो है, ठीक है, याद रखिएगा, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ठीक है, चलिए, और मैं आपको क्या बता सकता हूँ इस प्रश्न से, और कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा जो है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस जैसे ही ध्यान में आता है तो ये भी आपको याद आना चाहिए कि युवा सम्मेलन, युवा महोत्सव का जो होस्ट जो स्टेट या यूटी कौन था? तो याद रखिएगा, पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है वो होस्ट किया था राष्ट्रीय युवा महोत्सव को। तो याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया था जैसे कि नेताजी पुरस्कार जो है, नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो आबे को मिला हुआ है। शिंजो आबे पूर्व जापानी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, और शिंजो आबे को 2021 का जो है पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इतनी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से बनती हैं। और बेटियों की बात हुई है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब से शुरू हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ था। ये बात आप याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? जहाँ पर सेक्स रेशियो जो है बहुत कम है, हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ था ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। याद रखिएगा, क्योंकि हरियाणा जो है, हरियाणा में बाल भ्रूण हत्या जो है, बालिका भ्रूण हत्या काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए हरियाणा पानीपत से शुरू किया गया था। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने आदि आदि बद्री बांध बनाने के लिए समझौता किया है। याद रखिएगा, प्रश्न आपका यह है कि यह समझौता जो है किस नदी को पुनः जीवित या उसका पुनरुद्धार करने के लिए, जीर्णोद्धार भी बोल सकते हैं, उस नदी को पुनः जीवित करने के लिए किया गया है? याद रखिएगा, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, सरस्वती नदी का कायाकल्प बदलने के लिए जो है ये आदि बद्री बांध का जो है समझौता किया गया है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच। याद रखिएगा, इसमें सोम नदी का पानी जो है आएगा, सोम नदी का पानी आएगा। और कितना इसकी क्षमता होगी? तो 224.58 हेक्टेयर जो है पानी इसमें आएगा। ठीक है, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 61.88 हेक्टेयर को ही मानव यूज़ के लिए लिया जाएगा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के द्वारा। उसके अलावा जितना भी पानी बचेगा वो पूरा का पूरा इस नदी में जो है प्रवाहित कर दिया जाएगा, क्योंकि यह नदी जो है ये सूखने के कगार पर है, पूरा सूख चुकी है, इसीलिए इसमें पानी डाला जाएगा, इसलिए इसको पुनः जीवित किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम ही मैंने बताया कि पुनः जीवित, इसका कायाकल्प करना है। ठीक है, याद रखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रोजेक्ट आपके लिए। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग अटल सुरंग, आप पूरा का पूरा याद रखिएगा, अटल सुरंग रोहतांग अटल सुरंग, ये पूरा का पूरा नाम ही आप याद रखिएगा। ये मत याद रखिएगा कि रोहतांग सुरंग को अटल सुरंग बोलते हैं। आप पूरा का पूरा रोहतांग अटल अटल सुरंग यही याद रखिएगा। और ये है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, लेह मनाली मार्ग पर। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का एक सीप किला दर्रा भी आपको याद होना चाहिए। सीप किला दर्रा
के रास्ते से ही जो है सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में सीप किला दर्रे से ही प्रवेश करती है भारत में, तो ये बात भी याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी को भी जीता हुआ है, याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी को भी हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु जैसी मजबूत टीम को हराकर जीता हुआ है। और हिमाचल प्रदेश पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर्स से भी सम्मानित किया गया है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर विजय हजारे की बात आई है तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी की बात ना करें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी को तमिलनाडु ने जीता है, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट भी एक होता है जिसको पीवी सिंधु ने जीता हुआ है, वो लखनऊ में हुआ था। तो ये बात भी याद रखेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और मैं कुछ आपको बता देता हूँ। मैंने आपको स्टैचू कल बताए थे, तो और इंडियन ओपन जो है लक्ष्य सेन ने जीता, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मुझे याद आकर बता दिया। मैंने आपको स्टैचू बताए थे ना, स्टैचू ऑफ वननेस जो है ओमकारेश्वर एमपी में बन रहा है। ओमकारेश्वर एमपी में बन रहा है स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बन रहा है हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय भी बना हुआ है, ठीक है। स्टैचू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर एमपी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है केवड़िया गुजरात में, ठीक है। याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और केवड़िया जो है ई व्हीकल विलेज भी है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश ने, याद रखेगा, अभी अपना कांगड़ा ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का पूरा जो है ऑपरेशन हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न है आपके लिए। लखनऊ में, नवाबों की नगरी लखनऊ में जो है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्थापित की है। और याद रखिएगा कि लखनऊ में तो पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्थापित की गई है, और लखनऊ में एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थापना हुआ है, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। छाप लीजिए, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भी लखनऊ में ही स्थापित हुआ है, ये बात भी याद रखेंगे। बैडमिंटन की बात आई है तो याद रखिएगा आईएएस सुहास यतिराज पहले आईएएस हैं जिन्होंने किसी भी जो है ओलंपिक में रजत पदक जीता हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है आईएएस सुहास यतिराज, ये नोएडा के डीएम है, याद रखेंगे। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता हुआ है, तो ये बात भी याद रखेंगे। उबेर कप एक बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन का ही होता है उबेर कप। तो उबेर कप जो है किसने जीता है, उबेर कप जीता है चीन ने, याद रखिएगा। और थॉमस कप को इंडोनेशिया ने जीता है। और इंडोनेशिया की बात याद आई है तो ये भी बात याद रखिएगा कि एक इंडोनेशिया में वर्ड है लहार। लहर भी बोल सकते हैं, लहार भी बोल सकते हैं। लहार एक वर्ड बोला जाता है, LAHAR, लहार एक वर्ड यूज़ किया जाता है इंडोनेशिया में। इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, वॉल्केनिक मड फ्लो। वॉल्केनिक मड फ्लो, वॉल्केनिक मड फ्लो, वॉल्केनिक मड फ्लो। वॉल्केनिक मड फ्लो का अर्थ क्या हुआ, जो अपने ज्वालामुखी होते हैं उसमें से जो धूल धुआं और जो है बहुत सारा कचरा जो बहता है ना, उसको वॉल्केनिक मड फ्लो बोल देते हैं। और उसके लिए इंडोनेशियन वर्ड एक यूज़ किया जाता है लहार। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है कि लहार क्या है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, एक और फैक्ट बता देता हूँ। क्राकाटोवा ज्वालामुखी जो है यहीं पर है, इंडोनेशिया में ही है, याद रखिएगा। और इंडोनेशिया में 1883 में ये ज्वालामुखी फटा था बहुत भयानक तरीके से, और यहाँ 40 फीट ऊंची सुनामी उठी थी, तो याद रखिएगा क्राकाटोवा भी यहीं पर है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और बैडमिंटन की बात हुई थी तो बैडमिंटन टोक्यो जो है पैरालंपिक में टोटल भारत ने 19 पदक जीते थे। और कौन से रैंक पर था भारत, तो ये भी पूछ सकता है, 24वें नंबर था भारत, याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया था सैयद मोदी जो बैडमिंटन टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित हुआ, लखनऊ में ही आयोजित हुआ सैयद मोदी जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसको पीवी सिंधु ने जीता, मैंने आपको कल बताया हुआ था। और इसमें उपविजेता थी मालविका, ये बात भी आप याद रखेंगे। और लक्ष्य सेन ने तो इंडियन ओपन जीता ही है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने बहुत सारे आपको फैक्ट बता दिए। भोपाल में याद रखिएगा जो है सॉरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं। इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर है, और भारत की पहली वाटर प्लस सिटी भी इंदौर है, ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंटी हार्मर हथियार AT4 की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया है। यह किस देश के साथ अनुबंध किया गया है, याद रखिएगा, ये स्वीडन के साथ अनुबंध किया गया है, ठीक है। एंटी आर्मर हथियार क्या होते हैं, एंटी आर्मर हथियार जो है ये काफ़ी लंबे होते हैं, ऐसे काफ़ी लंबे होते हैं, यहाँ पर इसमें ट्रिगर लगा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई आदमी जो है इसको कंधे में रख लेता है, ठीक है, इसको कंधे में रख लेता है, और इसके बाद इसे फायर किया जाता है, ठीक है, इसके बाद इसे फायर किया जाता है। काफ़ी जो है ये सक्सेसफुल रहता है। एक बंदूक है लेकिन बहुत लंबी बंदूक होती है, बहुत लंबी इसकी नली होती है। आपने मूवीज़ में देखा होगा टैंक उड़ाने के लिए जो है कंधे पर एक रख कर
और फायर किया जाता है, उसी को बोलते हैं एंटी हार्मर हथियार। ठीक है, तो ये स्वीडन के साथ हमने समझौता किया है इसकी आपूर्ति के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्वीडन की राजधानी हो जाती है स्टॉकहोम, याद रखिएगा, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम और स्वीडिश क्रोना जो है वहाँ पर मुद्रा चलती है। और इसको इसको जो है इसको स्टॉकहोम में सिप्री का हेडक्वार्टर भी है और आइडिया का हेडक्वार्टर भी है। आइडिया, IDEA, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। आइडिया का हेडक्वार्टर भी स्कॉटलैंड सॉरी स्टॉकहोम में है। और आइडिया के जो है अभी अभी सदस्य बने हैं हमारे पूर्व जो चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और दुनिया का पहला रिसाइकलिंग मॉल ट्यूना, रीट्यूना, मैंने आपको बताया था, रीट्यूना अभी एक हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि रीट्यूना मॉल जो है रिसाइकलिंग मॉल, ये स्वीडन में ही खुला हुआ है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मॉरिशस के बारे में मैंने आपको कल बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसके साथ कौन सी भारतीय कंपनी जो है मैं बता ही देता हूँ, हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है हेलीकॉप्टर जो है निर्यात करेगी मॉरिशस को। और मॉरिशस अपने मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने जा रहा है, तो ये बात भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिविंग रूट ब्रिज, ये लिविंग रूट ब्रिज चर्चा में क्यों था? ये चर्चा में इसलिए था, याद रखिएगा, क्योंकि जो है ये यूनेस्को हेरिटेज के लिए इसकी मांग की गई है कि इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया जाए। क्यों शामिल किया जाए? कुछ तो खासियत होगी इसमें, कि इसमें खासियत ये है क्योंकि इसका नाम है लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट मतलब ये जीवित पौधों की जड़ों से निर्मित एक ब्रिज है। ठीक है, एक ब्रिज है जो कि जीवित पौधों की जड़ों से निर्मित है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, मेघालय में है। और इसके लिए हाल ही में 40वां इसके लिए इसको हाल ही में जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए जाने की मांग उठी है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। तो इसी बात पर याद रखिएगा कि 39वीं जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में है, श्री काकती रमप्पा रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का। और 40वीं जो है यूनेस्को साइट है धौलावीरा गुजरात का। और 14वीं अमूर्त विरासत स्थल है दुर्गा पूजा। तो ये बात भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक लेवल अप किया है मैंने आपके लिए प्रश्न के लिए। ठीक है, नेताजी की प्रतिमा जो स्थापित की जा रही है इंडिया गेट पर, ठीक है, ये मिस प्रिंट है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जा रही है उसमें किस धातु का प्रयोग होगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, याद रखिएगा, ग्रेनाइट का प्रयोग होने वाला है उनकी मूर्ति को बनाने में, याद रखिएगा। हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया उनके 125वें जन्मदिन पर, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ, उसमें बेस्ट फिल्म पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो याद रखिएगा, कुजांगल को अंतर्राष्ट्रीय जो ढाका ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो था 20वें नंबर का, उसमें कुजांगल बेस्ट फिल्म जो है डिक्लेयर की गई है, याद रखिएगा, तमिल फिल्म है। और इस बार के ऑस्कर्स में जो है 2022 में जो है ऑफिशियल एंट्री भी कुजांगल ही है, तो ये बात भी याद रखिएगा। पिछले साल की जल्लीकट्टू थी, ये बात याद रखिएगा। और असुर फिल्म के लिए जो है धनुष ने ब्रिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता हुआ है, ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ये क्या है? AVGC, ठीक है, याद रखिएगा, AVGC क्या है? तो हाल ही में AVGC जो है, AVGC है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉस्मेटिक्स, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाता है AVGC का। AVGC क्या है? मैंने आपको बताया एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉस्मेटिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो एक AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये लॉन्च किसने किया है? आपसे क्वेश्चन ये है, AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको लॉन्च किसने किया है? एक बार फिर इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? क्वेश्चन आपसे ये है, तो कर्नाटक ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक का CM है बसवराज बम्बई और इसके जो गवर्नर है वो थावरचंद गहलोत है, याद रखिएगा। और कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भी टॉपर था, ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका UASG। ये UASG का फुल फॉर्म भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सल एक्सिस्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप इसका नाम है। ये जो है अपना जो है टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजीज चलती हैं, जो है डिजिटल मार्केट जो चलता है उसमें जो भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है, उसके लिए एक संस्था है, तो इंटरनेशनल पैनल है, उसके एम्बेसडर कौन बने हैं? याद रखिएगा, पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा इसके जो है
एम्बेसडर बने हैं, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेटीएम की जो पेरेंट्स कंपनी कौन सी है आप कमेंट में बताइए, गूगल की पेरेंट कंपनी भी आप कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए, पराग अग्रवाल तो ट्विटर के सीईओ बने हैं। जनरल अटलांटा कंपनी के प्रमुख अजय पाल सिंह बंगा बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व में खीरे और ककड़ी के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? प्रथम स्थान पर आ गया है, याद रखिएगा, इसीलिए प्रश्न भी बना है, ठीक है। तो भारत जो है खीरा और ककड़ी के जो है उत्पादन में पहले नंबर पर आ गया है। खीरा और ककड़ी जो है ये जायद की फसलें हैं, याद रखिएगा। जायद की फसलें कौन सी होती हैं? जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच में बोई जाती हैं, यानी गर्मी में बोई जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वो जायद की फसलें कहलाती हैं। और जो चावल हो गया, ये चावल वगैरह जो खरीफ की फसल में आती है, जिनको पानी की खासा ज़रूरत होती है। और रबी की फसल में आ गया चना हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। अब जो है खीरे की बात आई है, तो याद रखिएगा मीठे खीरे को जीआई टैग मिला हुआ है अभी नागालैंड के मीठे खीरे को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। अब खीरा याद आया तो खीरा से खीर भवानी मेला याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में लगाया जाता है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगाया जाता है। जम्मू कश्मीर में झीरी मेला भी लगाया जाता है, ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये प्रश्न है, ठीक है। और भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन कांडला में खुला है, ये बात भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, नागालैंड का जो सॉरी भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण केंद्र जो है कांडला गुजरात में खोला गया, याद रखिएगा। और खीर खीर भवानी मेला तो मैंने आपको बता दिया कि जम्मू कश्मीर में लगता है, लेकिन खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको कितना, मुझे अचानक ही याद आ गया कि खीर भवानी मेला तो जम्मू कश्मीर में लगता है, लेकिन खीर गंगा नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। पिन वैली नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेल रिसाव के कारण 90 दिन का जो है जलवायु आपातकाल किस देश में लगा? अभी याद करिए, होंगा टोंगा ज्वालामुखी जो प्रशांत महासागर पर फट गया था, तो याद रखिए उसके कारण जो उत्पन्न लहरें हुई हैं, उसके कारण जो लहरें उत्पन्न हुई, तो पेरू जो है, पेरू की सीमा पर जो है, पेरू की सीमा पर जो है तेल तेल रिसाव हो गया। पेरू की जो तटों पर, पेरू के तट पर एक जो है ऊर्जा फर्म था, ऊर्जा फर्म, उसका नाम था रेप्सेनॉल। रेप्सेनॉल ऊर्जा फर्म था, याद रखिएगा, रेप्सेनॉल। रेप्सेनॉल ऊर्जा फर्म था पेरू के तटीय इलाके में। तो उससे जो लहरें उत्पन्न हुई, क्या बोलते हैं, जो ये होंगा टोंगा ज्वालामुखी फटा जो प्रशांत महासागर पर, तो उसके लहरें उत्पन्न होने पर उस पर इफेक्ट पड़ा रेप्सेनॉल जो है ऊर्जा फर्म पर, और उसमें तेल का रिसाव हो गया, जिसके कारण पेरू ने 90 दिन का जलवायु आपातकाल लगा दिया है, याद रखिएगा। और प्रशांत महासागर में फटा, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर जो है वो त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा, त्रिभुजाकार है प्रशांत महासागर, जबकि अटलांटिक महासागर जो है वो ऐसा आकार का है। दोनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, जहाँ जो भी हो सकता है मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। अग्निवलय, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, ये जो है प्रशांत महासागर में है। प्लेट टेक्टोनिक की घटना होती है, इधर से भी प्लेटें, इधर से भी प्लेटें, इधर से भी प्लेटें, इधर से भी प्लेटें, चारों तरफ से प्लेटें आती हैं, बीच में बन जाता है एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में। जापान वगैरह इन्हीं के बीच में आते हैं। बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी और बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए ज्वालामुखी में अभी जो है जापान में जो है एक ज्वालामुखी से, माउंट एसो ज्वालामुखी है वहाँ पर, वो जो है उसके फटने से जो है एक द्वीप का निर्माण ही हो गया, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर पेरू, पेरू में ये जो है जलवायु आपातकाल लगा, तो पेरू की जो है कैपिटल याद रखिएगा लीमा है, और मुद्रा यहाँ पर सोल चलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपके लिए। और अटाकामा मरुस्थल जो है पेरू और चिली की सीमा पर है, याद रखिएगा, अटाकामा मरुस्थल पेरू चिली की सीमा पर है। जबकि टिटिकाका झील, टिटिकाका झील जो है चिली और बोलीविया की सीमा पर है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर एक बार से रिवाइज करवा देता हूँ, मैंने क्या बताया था, कौन सा मरुस्थल बताया आपको? आटाकामा, हाँ, आटाकामा मरुस्थल मैंने आपको बताया पेरू और चिली की सीमा पर है। और टिटिकाका झील जो है बोलीविया और चिली की सीमा पर है, दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक पेंटागोनिया का मरुस्थल भी है, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है? मैं ही आपको बता देता हूँ, अर्जेंटीना में है, याद रखिएगा। और पंपास जो घास का मैदान, वो भी अर्जेंटीना में ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न है, इसमें कोई शक नहीं है कि 2022 के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है भारत के। स्मृति मंधाना जो है दूसरी बार जो है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुन ली गई हैं। इससे पहले 2018 में भी चुनी जा चुकी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो 2 बार, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी और विश्व की दूसरी महिला खिलाड़ी, एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी और विश्व की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं जो कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको इस प्रश्न का जो है कुछ
मैं वो करता हूँ, खोलता हूँ इस प्रश्न को। याद रखिएगा, पिंक बॉल से जो है शतक लगाने वाली पहली जो है भारतीय महिला स्मृति मंधाना ही थी, याद रखिएगा। अब आईसीसी की बात हुई है तो आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है दुबई में है और आईसीसी के अध्यक्ष जो है चेयरमैन ग्रेग बर्कले हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपसे बताता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्नों की आपको सामने झड़ी लगाता हूँ मैं। आईसीसी मेल प्लेयर ऑफ द ईयर जिसे सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी मिलेगी, याद रखिएगा, शाहीन आफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी, ये जो है पाकिस्तान का तेज बॉलर है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला पाकिस्तानी और दुनिया का सबसे युवा ये बन गया है जिसे आईसीसी मेल प्लेयर ऑफ द ईयर मतलब सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की जाएगी इस बार, याद रखिएगा। इस बार के सीज़न में 78 विकेट ले डाला है ये, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी के नाम आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। और मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है, मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, किसमें, जो है ओडीआई में, ओडीआई की बात करते हैं तो उसमें बाबर आजम को चुना गया है। बाबर आजम को ओडीआई मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। टेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है जो रूट को, इंग्लैंड का है। और टी20 जो है मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान को चुना गया है, याद रखिएगा। पाकिस्तानी प्लेयर इस बार छाए हुए हैं, देखिए ओडीआई में भी पाकिस्तानी प्लेयर बाबर आजम है, टी20 में भी रिजवान है, याद रखिएगा, पाकिस्तानी ही है। और मेल में इंग्लैंड का जो रूट है। और जो है गैरी सोबर्स ट्रॉफी जो आईसीसी मेल प्लेयर ऑफ द ईयर, ये शाहीन शाह अफरीदी है, याद रखिएगा। पाकिस्तान का पहला बंदा और दुनिया का सबसे युवा है जिसने सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी जीती, शाहीन शाह अफरीदी। आईसीसी वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना है। पिंक बॉल से जो है शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है, मिताली राज है, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और मिताली राज जो है जो इस बार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जिसमें 25 लाख की राशि दी जाती है उसमें एकमात्र क्रिकेटर मिताली राज शामिल है, याद रखिएगा, ठीक है। और एकमात्र फुटबॉलर सुनील छेत्री शामिल है। तो ये मैंने काफ़ी इस क्वेश्चन को खोल दिया, आप लोग पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6G तकनीक में शोध के लिए जियो ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ समझौता किया है। यह कहाँ की यूनिवर्सिटी है, आपको ये बताना है। यह जो है फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न समाप्त हुआ। कल का प्रश्न हमने पूछा था कि लाल किला मुकदमा किस संस्था पर चलाया गया था, याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह भाखड़ा ने की थी, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैंने पूरे वीडियो में आपका कहीं भी समय बर्बाद नहीं किया और ये नहीं बोला कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अब बोलूँगा। क्योंकि अब अगर आप अभी तक रुके हुए हैं तो आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।